तेरी की, ये पहिया भी साला यहीं टूटना था। बलदेव ने गाड़ी के नीचे से निकलते हुए लाठी जमीन पर पटकी। उसका पूरा हाथ बैलगाड़ी के धुरे के काले ग्रीस से सन चुका था। अरे बलदेव भाई, कुछ बैठ रहा है जुगाड़ या फिर रात यहीं काटनी पड़ेगी? अरे घंटा बैठेगा जुगाड़ रमेश, धुरा बीच से चटक गया है। जब तक नया काठ नहीं लगेगा ये गाड़ी टस से मस नहीं होने वाली। साला बाजार में अनाज बेचने के चक्कर में इतनी देर हो जाएगी ये सोचा नहीं था। भाई मुझे तो इस जगह वैसे ही ठीक नहीं लग रहा। ये वही जोगिया डांड का जंगल है ना, जहां पिछले साल चकरपुर के 3 चरवाहे लापता हो गए थे। अरे बंद कर अपना ये डरपोक मुंह सुमित। जग्गू ने सुमित के कंधे पर जोर से हाथ मारा। दिन भर सत्तू सान कर खाया है पर बदन में रत्ती भर जान नहीं है। हर बात में भूत प्रेत। बलदेव भाई गुस्सा थूको और ये बताओ कि अब असली रास्ता क्या है? रमेश ने अपनी लालटीन घुमाकर चारों तरफ फैले घनी साल के पेड़ों को देखा, जिनके साए अंधेरे में डरावनी लग रहे थे। एक काम करते हैं, गाड़ी को पगडंडी के किनारे लगा देते हैं, अनाज का बोरा यहीं तिरपाल से ढक देते हैं। पैदल चलेंगे तो 2-2.5 घंटे में गांव की सीमा छू लेंगे। क्या कहते हो बलदीप भाई? पैदल? इस कोहरे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या रमेश? रास्ता दिख कहां रहा है? टॉर्च की रोशनी भी 2 हाथ आगे नहीं जा रही। अगर पगडंडी से नीचे उतरे और गहरे जंगल की तरफ चले गए तो सीधे दलदल में धंस जाएंगे। तो फिर यहीं बैठे बैठे ठंड से अकड़कर मर जा सुमित। जग्गू चिढ़ गया और अपनी लाठी उठा ली। मैं तो जा रहा हूं पैदल। बलदेव भाई तुम बताओ क्या करना है? तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा अनाज है। बलदेव ने आसमान के काले बादलों को देखा और बोला, रमेश की बात में दम है। यहां रुकने का मतलब है निमोनिया को न्योता देना। बैलों को खोलो जग्गू, अनाज यहीं छोड़ते हैं। सुबह गांव से 4 आदमियों को लेकर वापस आएंगे। अरे रुको, सब चुप हो जाओ जरा। जग्गू ने अचानक रमेश के हाथ से लालटीन अपनी तरफ खींच ली और कोहरे की तरफ कान लगा दिए। क्या हुआ जग्गू, क्यों डरा रहा है? कोई आ रहा है। जग्गू ने कोहरे की सफेदी की तरफ उंगली उठाई। उधर देखो, पेड़ों के बीच बहुत धीमी रोशनी दिख रही है। ध्यान से सुनो। कौन है रे भाई? बलदेव ने पूरी ताकत से गला फाड़कर आवाज लगाई। जंगल के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजी, पर कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ पत्तों की आवाज नजदीक आती गई। कोहरे को चीरते हुए जब रोशनी और पास आई तो सुमित के मुंह से एक लंबी सांस के साथ निकला, अरे ये तो सुखिया काका हैं। राम राम सुखिया काका। अरे तुम इतनी रात गए इस बीहड़ में कहां से टपक पड़े? हमारी तो यहां जान अटकी हुई थी। सुखिया काका ने अपनी लालटेन नीचे की। उन्होंने बेहद सपाट और धीमी आवाज में कहा, राम राम बबुआ, मैं तो कस्बे के बाजार से लौट रहा था। तुम लोगों की ये गाड़ी देखी तो मेरे कदम रुक गए। क्या आफत आ गई? अरे काका क्या बताएं, नसीब ही फूटा था आज। रमेश ने टूटे धुरे की तरफ इशारा किया। धुरा बीच से 2 टुकड़ा हो गया। इस कड़कड़ाती ठंड में यहीं फंस गए हैं। गांव का सीधा रास्ता भी इस कोहरे में समझ नहीं आ रहा। सुखिया काका ने अपनी धंसी हुई आंखों से चारों तरफ देखा। इस जंगल में रात बिताना मौत को न्योता देना है बबुआ। पूस की ये रात इंसानों के लिए नहीं होती। मेरे पीछे आओ, मैं जंगल का एक पुराना चोर रास्ता जानता हूँ जो सीधे गांव के उत्तरी टोले पर निकाल देगा। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। पर काका, ये अनाज का बोरा और बैलगाड़ी ऐसे ही छोड़ दें? अगर रात में किसी ने पार कर दिया तो?
अरे माल तो कल सुबह बैल और कुल्हाड़ी लाकर भी उठा लोगे बबुआ, पर अगर जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। चलो बातें कम करो और मेरे लालटेन के पीछे पीछे पैर बढ़ाओ। अगर इस रास्ते पर एक बार कोहरा और गहरा गया तो मैं भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है काका, तू आगे चलो। बलदेव ने कहा और चारों दोस्त उस टिमटिमाती नीली पीली रोशनी के पीछे हो लिए। रास्ता बेहद संकरा और झाड़ियों से भरा था। सुखिया काका इतनी तेज रफ्तार में चल रहे थे कि चारों को उनके पीछे भागना पड़ रहा था। रमेश ने गौर किया कि काका की लाठी की आवाज तो आ रही थी, पर उनके पैरों से सूखे पत्तों के टूटने की कोई चरमराहट नहीं हो रही थी। सुखिया काका बिना मुड़े उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। उनकी आवाज कोहरे के बीच से तैरती हुई आई। तेज चलो बबुआ, पीछे मुड़कर मत देखो। जंगल के साए एक बार पीछे लग जाएं तो घर की चौखट तक पीछा नहीं छोड़ते। सुमित ने डर कर जग्गू की बंडी का कोना पकड़ लिया। महज 20 मिनट में कोहरा अचानक छटने लगा और सामने गांव के खेतों की मेड़ दिखने लगी। लो बबुआ, गांव का मुहाना आ गया। सुखिया काका पगडंडी के आखिरी मोड़ पर एक पुराने कुएं के पास रुक गए। अब सीधे अपने अपने घर भाग जाओ और सुबह से पहले बाहर मत निकलना। काका, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। चलो हमारे साथ गांव के भीतर चलो। रात बहुत हो गई है। हमारे घर पर गर्म दूध पीकर सो जाना। नहीं बबुआ, मुझे अभी दूसरे रास्ते से अपने खेत की मड़ैया पर ही जाना होगा। वहां मेरी बकरियां बाड़े में अकेली हैं, कोई सियार उठा ले जाएगा। अच्छा काका, राम राम। चारों ने कहा। जैसे ही वे गांव की सड़क की तरफ मुड़े और 2 कदम आगे बढ़े, रमेश को कुछ याद आया। अरे काका, सुबह गाड़ी लेने कब चलना है? रमेश ने पलट कर देखा, पर कुएं के पास की वो जगह बिल्कुल सूनी थी। कोहरा इतनी तेजी से वहां दोबारा फैला था कि जैसे सुखिया काका पलक झपकते ही हवा में गायब हो गए हों। अरे काका इतनी जल्दी कहां चले गए? अभी तो यहीं खड़े थे। अरे छोड़ भाई रमेश, बूढ़े आदमी हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। चलो पहले घर चलकर रजाई में घुसें। जग्गू ने कहा और चारों अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था और कड़क धूप ने पूरे गांव को गरमा दिया था। बलदेव, रमेश, सुमित और जग्गू गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर इकट्ठा हुए। उनके हाथों में रस्सियां और कुल्हाड़ी थीं। भाई सच बताऊं तो रात की बात सोचकर मेरी अभी भी रूह कांप रही है। अगर कल रात सुखिया काका उस मोड़ पर ना मिलते तो पक्का हम लोग आज सुबह तक ठंडे हो चुके होते। हाँ यार बलदेव भाई, आज शाम को सुखिया काका को घर बुलाकर भर पेट खाना खिलाना पड़ेगा। रमेश ने कहा। तभी जग्गू ने सामने से आ रही सड़क की तरफ इशारा किया। अरे लो, नाम लिया और काका खुद ही चले आ रहे हैं। सामने से सुखिया काका अपने हाथ में नीम की दातून लिए चबूतरे की तरफ ही आ रहे थे। राम राम सुखिया काका। सचमुच काका, कल रात अगर तुम फरिश्ता बनकर उस बीहड़ जंगल में ना आते तो आज हम चारों का बचना मुश्किल था। तुम्हारी लाठी के कड़े की आवाज सुनकर जो जान में जान आई थी, हम कभी नहीं भूलेंगे। सुखिया काका ने बहुत अचरज से बलदेव को देखा। फिर उन्होंने रमेश और सुमित को भी घूरा। क्या बक रहे हो बलदेव बबुआ? कौन सा जंगल और कैसी लाठी की आवाज? मेरा कौन सा एहसान? काका के चेहरे पर बिल्कुल सीधा देहाती अचरज था। रमेश भी पास आया और बोला,
अरे काका, आप सुबह सुबह मजाक मत करो। कल रात 11 बजे जब हमारी बैलगाड़ी का धुरा जोगिया डांड वाले जंगल में टूट गया था, तब तुम ही तो अपनी लालटेन लेकर कोहरे में से आए थे। तुमने ही तो हमें उस चोर रास्ते से गांव के मुहाने तक पहुंचाया। सुखिया काका का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। तुम लोग सुबह सुबह कोई सुल्फा खींच कर आए हो या भांग खा कर आए हो क्या बबुआ? कल दोपहर से ही मेरी तबीयत इतनी ढीली थी कि बदन टूट रहा था। मैंने शाम ढलने से पहले ही अपनी मड़ैया में भीतर से किवाड़ मार लिए थे। मैं भला आधी रात को अपनी इस बूढ़ी हड्डियों को लेकर उस खौफनाक जंगल में क्या करने जाऊंगा? सुमित का चेहरा ये सुनते ही सफेद पड़ गया। वो हांफते हुए आगे बढ़ा। काका, मजाक मत करो। तुमने हमसे ये भी कहा था कि अनाज यहीं छोड़ दो, सुबह ले आना। मैं गंगा मैया की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं कल रात को अपनी झोपड़ी की चौखट से बाहर एक डग भी नहीं निकला। तुम लोगों ने रात के अंधेरे में किसी और को देखा होगा। चबूतरे पर ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने चारों दोस्तों के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। वे एक दूसरे की फटी हुई आंखों में झांक रहे थे। भाई, वो गाड़ी, वो अनाज का बोरा, अब उस जोगिया डांड के जंगल जाने की मेरी रत्ती भर हिम्मत नहीं है। सुमित ने कांपते हुए कुल्हाड़ी छोड़ दी। जाना तो पड़ेगा सुमित। गाड़ी और बैलों को वहीं नहीं छोड़ सकते, पर इस बार हम चारों अकेले नहीं जाएंगे। गांव के मुखिया और 10 लठेतों को साथ लेकर चलेंगे। रात को जो हमारे साथ चला था वो इंसान नहीं था,